हो गया। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सारथी पीएससी एकेडमी के इस क्लास पे। तो जैसा कि हमारी जो है रिप्रोडक्शन की जो सीरीज़ चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है ना। पिछली क्लास में हम लोग ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट किया है। उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसको पीडीएफ में मैंने अपलोड करा दिया है, तो उसको एक बार आप लोग देख लेना। इन केस उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप एक बार मेरे को बता देना। वैसे आप लोग उसमें सब कुछ बहुत सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको पढ़ोगे ना तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग है ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला जो टॉपिक हमने किया था उसका एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका एमसीक्यू भी रह गया था हमारा। उसके बाद फिर इसके बाद हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एमसीक्यू करेंगे। तो जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एमसीक्यू जब मैं करवाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करूं, ताकि इन केस अगर वो पीडीएफ से आप लोग को चीज़ें समझ में नहीं आती तो मैं उस चीज़ को यहाँ पे कवर करा दूंगी एमसीक्यू वाले सेशन में, ठीक है। चलिए फिर सभी फटाफट क्लास में जुड़ जाइए और एक बार अपनी तरफ से ऑडियो वीडियो सब चेक कर लेंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एमसीक्यू, जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशंस वन विद इन द अदर, यानी कि पौधे के वे भाग जिसमें एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के अंदर होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर बोलते हैं, या फिर जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विथ 2 मेल गैमेट, या फिर सीड इनसाइड द फ्रूट, या फिर एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ओनली 1 होगा, 1 2 3 होगा, या फिर 3 एंड 4 होगा, या फिर 1 एंड 4 होगा। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। आपको ये बताना है कि इसमें एक जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन होती है, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है फ्लावर के स्ट्रक्चर में। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, देखो क्या बोला है, प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके पास 2 जनरेशन एक साथ होती है, 1 जनरेशन विद इन द अदर जनरेशन। तो देखो पॉलन ग्रेन जो होता है वो एंथर के अंदर होता है, एंथर भी आपका एक मेल गैमेट है और उसी के अंदर एक पॉलन ग्रेन भी उसी का मेल गैमेट का ही पार्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के अंदर है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट, तो भाई वो तो ऑलरेडी 2 मेल गैमेट बस है ना, उसके अलावा कुछ और नई चीज़ तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। सीड इनसाइड द फ्रूट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, हाँ इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक ओव्यूल ऑलरेडी फीमेल गैमेट होता है और इसी के अंदर कौन बन जाता है, ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक बन जाता है ना। तो इसको भी हम लोग जनरेशन विद इन जनरेशन, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो 1 और 4 कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 एंड 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजियोस्पर्म में जो भ्रूण की थैली यानी कि एम्ब्रियो सैक है वो सबसे पहले सामान्य प्रकार उसका कौन सा होता है, यानी विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। किस तरह का एंजियोस्पर्म सबसे कॉमन होता है, क्या वो टेट्रास्पोरिक विथ 1 मेयोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन होता है, या फिर मोनोस्पोरिक विथ 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होता है, या फिर मोनोस्पोरिक विथ 2 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होता है, या फिर बाइस्पोरिक विथ 2 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। तो देखेंगे पहली चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, यानी कि एंजियोस्पर्म यानी जितने भी फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उसमें, तो हमको पता है उसमें जो होता है एम्ब्रियो सैक का जब फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक का जब फॉर्मेशन होता है तो इस एम्ब्रियो सैक के जर्मिनेट होने से पहले जो डिवीज़न चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की तरह बोलते हैं। क्या नाम से जानते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में होता क्या है, जो मीगास्पोर मदर सेल होती है वो जब मियोसिस करती है और उससे 4 जब वो अलग अलग सेल्स बनाती है ना, एग सेल बनाती है, तो उसमें से 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक जो होता है आगे चल के एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए डेवलप होता है। और इसमें जब
आगे चल के एम्ब्रियोसेक बनता है तो इसमें कितने बार मियोटिक डिवीजन होता है, तो इसमें 3 बार यहाँ पे क्या होता है, ये डिवीजन करता है, मियोटिक डिवीजन, ठीक है, सॉरी माइटोटिक डिवीजन जिसको माइटोसिस बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोनोस्पोरिक, देखो इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन बोल रहा है, और यहाँ पे 2, लेकिन कितने बार होता है, 3 बार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में 3 बार क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में किस तरह का परागण होता है ये बताना है। तो पॉलिनेशन अकर इन सबमर्ज कंडीशन बाय वाटर, फ्लावर एमर्ज अबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर बाय द इंसेक्ट, फ्लावर एमर्ज अबव द वाटर सरफेस एंड पॉलन इज कैरिड बाय द विंड, या फिर मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। किस तरह का वेलिस्नेरिया में रिप्रोडक्शन होता है ये बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो वेलिस्नेरिया की बात हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का एक्वेटिक प्लांट है। क्या है ये, एक्वेटिक प्लांट है, और इसको हम लोग वाटर पॉलिनेशन के अंदर पढ़े हुए हैं। तो क्या होता है इसमें जो मेल फ्लावर होता है वही क्या करता है, अपने क्या बोलते हैं वाटर करंट के हेल्प से मेल फ्लावर जो होता है अपने जो भी बोलना चाहिए पॉलन ग्रेन होते हैं, है ना, सॉरी पॉलन ग्रेन होते हैं, तो उनको ये पहुंचाने का काम करता है फीमेल गैमेट तक। तो ये किस प्रकार से करता है, देखो पॉलिनेशन इसमें क्या सबमर्ज कंडीशन में होता है, क्या पानी के अंदर पूरी तरह से ये प्लांट डूबा हुआ रहता है, क्या नहीं रहता। तो फ्लावर एमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर बिल्कुल सही है। पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू होता है, क्या नहीं होता, इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह का रोल प्ले नहीं करता। एमर्ज अबव द वाटर सरफेस एंड पॉलन इज कैरिड बाय विंड, वाटर सरफेस में तो रहता है लेकिन विंड के थ्रू नहीं होता है। मेल फ्लावर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर, यही सही है, ठीक है, यानी कि मेल फ्लावर क्या करता है वाटर करंट के हेल्प से फीमेल तक वहाँ पे पहुँच जाता है और फिर वहाँ पे उसको क्या करता है फर्टाइल कर देता है, पॉलिनेटेड कर देता है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। डायोशियस यानी कि एक लिंगी की बात हो रही है, एक लिंगी यानी कि जिसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसको करेक्ट कर लेना, एक लिंगी होगा, ठीक है। ये डायोशियस मतलब क्या होता है, एक लिंगी मोनोसेक्सुअल प्लांट, ठीक है, मोनोसेक्सुअल प्लांट। तो इसमें मोनोसेक्सुअल है मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हैं, तो मेल और फीमेल अलग अलग होंगे तो क्या उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं हो सकता, मतलब किसकी चांसेस ज़्यादा है, क्रॉस पॉलिनेशन होने की चांसेस ज़्यादा होती है। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो किस में होता है, जीनोगैमी में होता है, ठीक है, जीनोगैमी में होता है। गिटनोगैमी और ऑटोगैमी में क्या होता है, यूजुअली सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो किस चीज़ को प्रिवेंट करेगा, ऑटोगैमी गिटनोगैमी, यही होगा। गिटनोगैमी, जीनो तो नहीं होगा, जीनो नहीं होगा, जीनो नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, जो अधिकांश एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, एग के पास फिलोफॉर्म अपैरेटस होता है, या फिर न्यूमरस एंटीपोडल सेल होती हैं, या फिर रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल, या फिर स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन दैट एम्ब्रियो सेक। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होने की चांसेस होती है किसी भी एंजियोस्पर्म के प्लांट में, तो क्या क्या होता है देखो, एग हैज़ अ फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस एग में तो होता है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिर्फ यही एक फीचर शो करे, है ना। इसके अलावा इसके पहले बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल तो बनती लेकिन उसका कोई ज़्यादा रोल तो होता नहीं है। रिडक्शन डिवीज़न अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल, बिल्कुल करेक्ट, यही होगा। जब तक रिडक्शन डिवीज़न नहीं होगा मेगास्पोर मदर सेल में, रिडक्शन डिवीज़न नहीं होगा तब तक ये सारी बातें भी नहीं हो सकती,
है ना। इन सब को बनने के लिए पहले तो रिडक्शन डिवीजन का होना ज़रूरी है ना भाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, बाकी के स्टेटमेंट सही हैं, तो जो गलत है वो हमको चूज करना है। पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉजेज सेवरल एलर्जीज। स्टोर्ड pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding program. Tapetum help in the dehiscence of the anther. Exine of the pollen grain is made up of the sporopollenin. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है ये बताना है। तो देखो pollen grain of many species cause several allergies, तो ये बिल्कुल सही है। कई लोगों को pollen grain से एलर्जी होती है, फ्लावर को ऐसे स्मेल करोगे तो छींक आना शुरू हो जाती है, ठीक है। Stored pollen is in liquid nitrogen can be used in the crop breeding program, बिल्कुल करेक्ट है कि आप किसी लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन ग्रेन को कई महीनों सालों तक स्टोर करके रख सकते हो और फिर उसकी क्रॉप ब्रीडिंग में आप उसका यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। टैपिटम हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ द एंथर। एंथर के डेहिसेंस होने यानी कि टूटने के लिए टैपिटम का रोल होता है क्या, बिल्कुल नहीं। टैपिटम का काम तो नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है। डेहिसेंस के लिए तो बाकी की जो 3 लेयर होती है, आपकी जो एपिडर्मल लेयर है, एंडोमेट्रियम रेल है, मिडिल लेयर है, वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। ये तो टैपिटम तो नरिशमेंट दे रहा है, यानी कि पॉलन ग्रेन जो ग्रोथ कर रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, एक्साइन जो होती है पॉलन ग्रेन का वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो रॉन्ग आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी, और जो गलत है वही सही है। क्यों, क्योंकि पूछा ही गलत है। अगला देखो, हाँ ये आप लोग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। 9 फरवरी से हमारी सहायक शिक्षक भर्ती की नई बैचेस स्टार्ट हो रही है। जिस भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है वो करवा सकते हैं और इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। अपने साथी, बंधु, सखा सभी को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, ठीक है। Pollen germination and pollen tube growth are regulated by the chemical component of the pollen interacting with those of the pistil. Next बोल रहा है some reptiles have also been reported as pollinators in some plant species. Pollen grain of many species can germinate on the stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grown into this style. Insect that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen nectar robber. यानी कि बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है नहीं है ये बताना है, यानी कि जो गलत है वो बताना है हमको। पराग का अंकुरण और पराग नलिका में की वृद्धि होना पराग और वर्तिकाग्र यानी कि पिस्टिल के रासायनिक घटकों की पारस्परिक क्रिया के द्वारा नियंत्रित होता है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा में आके चिपकता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, तभी वो जाकर के उसको हम क्या बोलते हैं कि कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता है, और कंपैटिबल होने के बाद ही वहाँ पे इंटरेक्शन आगे हो पाता है, ठीक है। दूसरी बात कर रहा है कुछ पौधे में कुछ सरीसृपों को भी परागकर्ता बनाया गया है। अनेक प्रजातियों के परागकण किसी फूल के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं, लेकिन उसी प्रजाति की केवल एक पराग नलिका यानी कि स्टाइल जो है उसमें प्रवेश करती है, और वे कीट जो पराग या मकरंद का उपभोग करते हैं लेकिन परागण नहीं कराते, उन्हें हम मकरंद चोर या फिर पराग को रॉबर के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखो पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ जो है वो केमिकल के कारण रेगुलेट होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है, तभी तो हम इसको कंपैटिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, है ना। कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ये भी करेक्ट है, जैसे कि गिलहरी हो गया, कुछ छिपकलियाँ होगी, गिरगिट हो गए, ये सब क्या करते हैं आपके पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं।
pollen grain of many species can germinate on the stigma and flower but only one pollen tube। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई एक ही pollen tube है उसी सेम स्पीसीज का है और वो ग्रो कर रहा है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। और इंसेक्ट दैट कंज्यूम pollen nectar विदाउट किसी हेल्प के, तो इसको हम लोग रॉबर बोलते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही रॉन्ग है और रॉन्ग स्टेटमेंट को पूछा था। ठीक है, अगला देखो, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन इज अटैच्ड टू द, यानी कि जो फ्लावर होता है, ठीक है, उसमें जो ये हो गया आपका एंथर और ये हो गया फिलामेंट, तो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड, ये डिस्टल एंड हो गया, ये प्रॉक्सिमल एंड, तो प्रॉक्सिमल एंड जहाँ से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको प्लेसेंटा बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, या एंथर बोलते हैं, या फिर कनेक्टिव बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? थैलेमस। इसको मैंने क्लास के टाइम पे भी बताया था इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमको बताना है। ठीक है, द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट सिक्रीट फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम। ठीक है, कुछ फ्लावर पॉलिनेटेड जो होते हैं, फ्लाइज या बैट्स होते हैं, उनमें जो है वो कुछ अजीब सी स्मेल रिलीज करते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, हनी इज मेड अप बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर। फ्लावर से जो पॉलन वो कलेक्ट करते हैं उसी से हनी जो है वो बनाया जाता है बीज के द्वारा, हनी बीज के द्वारा। पॉलन ग्रेन आर रिच इन द न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप। पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन एजेंट के रूप में कई टैबलेट और सिरप के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। पॉलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट कॉज सेवरल एलर्जीज एंड ब्रोंकियल अफेक्शन इन सम पीपल। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है वो आपको बताना है। चलिए बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, देखो, फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज बट फाउल ऑर्डर, तो ये तो बिल्कुल सही है कि कुछ मक्खियों और चमगादड़ को अट्रैक्ट करने के लिए जो फूल होते हैं ना, वो एकदम अजीब तरह का स्मेल को वो मतलब प्रोड्यूस करते हैं, है ना, एकदम गंदी सी स्मेल होती है, लेकिन वो उसी से मक्खियाँ और जो चमगादड़ है वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तो करेक्ट आंसर है। हनी बनाने के लिए जो हनी बीज होती हैं वो पॉलन को कलेक्ट करती है, ऐसा नहीं है भाई। हनी बी हनी बनाने के लिए फ्लावर के अंदर जो नेक्टर होता है उसको कलेक्ट करती है, ना कि पॉलन को। ठीक है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। पॉलन ग्रेन जो होता है न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है और उसको टैबलेट और सिरप के रूप में यूज़ किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। और पॉलन ग्रेन जो होता है कुछ प्लांट्स का, वो एलर्जी कॉज करता है, जिससे कि ब्रोंकाइयल अफेक्शन नाम की बीमारी जो होती है कुछ पीपल्स को, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट जो नॉट करेक्ट है वो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिटनोगैमी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? ये घड़ी बंद हो गई, टाइम क्या हो गया? चलो जल्दी से आंसर करो क्वेश्चन नंबर 10 का। गिटनोगैमी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, fertilization of the flower by the pollen from a flower to the another plant in the same population, या फिर fertilization of a flower by the pollen from the flower of the another plant belonging to the distinct population, यानी कि उसी पौधे के दूसरे फूल के पराग द्वारा किसी फूल का निषेचन होना गिटनोगैमी कहलाता है, या फिर उसी फूल के पराग द्वारा उसी फूल का निषेचन होना, या उसी जनसंख्या के दूसरे पौधे के फूल के पराग द्वारा निषेचन होना, या फिर दूर किसी जनसंख्या के किसी दूसरे पौधे के फूल के पराग द्वारा निषेचन होना। क्या होगा गिटनोगैमी का मतलब? बताओ क्या हो जाएगा? तो गिटनोगैमी में होता क्या है, जब एक प्लांट में एक फ्लावर किसी अलग जगह पे है और दूसरा फ्लावर किसी दूसरे जगह पे, लेकिन सेम प्लांट पे है, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, और इसके बीच जब पॉलिनेशन होता है तो इसी को हम लोग गिटनोगैमी बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, यही हो जाएगा आपका
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये भी है 9 फरवरी से शिक्षक भर्ती के अलावा जो भी व्याख्याता भर्ती है, जैसे कि आपका पीजीटी, आपका इतिहास हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, है ना। तो जितनी भी क्लासेस पीजीटी लेवल की होती हैं उन सभी का आपकी जो है नई बैचेस जो हैं वो 9 फरवरी से चालू होगी, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेगी। तो इसका भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप यहाँ के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि 3 इसमें गलत है और केवल एक सही है। जो सही है उसको चूज करना है। ठीक है, एंडोथीसियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है एंडोथीसियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, यानी कि एंडोथीसियम जो है वो माइक्रोस्पोर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टैपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलिन, डेवलपिंग पॉलिन को नरिशमेंट करने का काम करता है टैपिटम। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलिन इज कॉल्ड इंटाइन, या फिर एस्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। देखेंगे क्या पूछा है, स्टेटमेंट जो सही है वो बताना है। तो एंडोमेट्रियम माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं करता। टैपिटम जो है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करता है। आउटर लेयर को इंटाइन बोलते हैं जो कि हार्ड कवरिंग होती है, नहीं वो एक्साइन होता है, ये तो गलत हो जाएगा। और स्पोरेंजिनस टिश्यू क्या वो हैप्लॉइड होते हैं? तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। मीगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मीगास्पोर मदर सेल आफ्टर। मीगास्पोर जो है वो मीगास्पोर मदर सेल से प्रोड्यूस होता है, कब प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ये बताना है। तो माइटोसिस डिवीजन करके होता है, या फिर किसी थिक वॉल का फॉर्मेशन करके होता है, या डिफरेंशिएशन से, या फिर मियोसिस डिवीजन करके होता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का बताएंगे। मीगास्पोर बनाना है, तो मीगास्पोर मदर सेल से मीगास्पोर जब बनते हैं तो कौन सा डिवीज़न होता है? तो भाई मियोटिक डिवीज़न होता है, अभी हमने देखा था। ठीक है, पहले रिडक्शनल डिवीज़न होगा जिससे कि 4 सेल्स बनेंगे, फिर उसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, फिर एक डेवलपमेंट करके वो माइटोसिस करेगा। तो पहले मियोसिस होता है, बाद में माइटोसिस होता है। ठीक है, और कितनी माइटोसिस होती है? 3 बार माइटोसिस और 1 बार मियोसिस। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। Which one of the following pair of the plant structure has haploid number of chromosome? Haploid मतलब सिंगल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें होता है? क्या वो न्यूसेलस और एंटीपोडल सेल है, या फिर एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस है, या फिर मीगास्पोर मदर सेल और एंटीपोडल सेल है, या फिर एग सेल और एंटीपोडल सेल है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 13 का? तो न्यूक्लियस और एंटीपोडल सेल तो नहीं होगा, न्यूक्लियस और एंटीपोडल सेल नहीं होगा। न्यूक्लियस में तो डिप्लॉइड होता है। एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं, एग भी डिप्लॉइड होते हैं आपके। मीगास्पोर मदर सेल तो ऑलरेडी डिप्लॉइड होती है, तो ये तो नहीं होगा। एग सेल और एंटीपोडल सेल बिल्कुल हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि इनका क्रोमोसोम भी कैसा होता है? हैप्लॉइड हो जाएगा। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय द कैलस वॉल, या फिर इसी को बोलते हैं कोलोज वॉल। कोलोज वॉल से सराउंडेड कौन होता है? क्या वो मेल गैमेट होता है, एग होता है, पॉलन ग्रेन होता है, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल? कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर बताओ। कैलोस वॉल से कौन सराउंडेड होता है? मेल गैमेट नहीं, एग भी नहीं, पॉलन ग्रेन भी नहीं, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो सराउंडेड रहती है किससे? कॉलोस से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन डाइकॉट प्लांट। जो भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, सामान्य भ्रूण थैली
में नाभिक की व्यवस्था यानी कि एम्ब्रियो सैक का जो अरेंजमेंट है वो कैसा रहता है। तो क्या वो 3+3+2 होता है, या 2+4+2 होता है, या फिर 3+2+3 होता है, या फिर 2-3-3 होता है। तो देखो एम्ब्रियो सैक ये हो गया, यहाँ पे 3 सेल होती हैं, यहाँ पे 3 सेल होती हैं, यहाँ पे 2 होती हैं, तो 3+2+3, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट ऑफ अ पॉलन ट्यूब विथ 2 डिफरेंट एग, या फिर फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, या फिर फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विथ 1 एग, या फिर सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, जैसे ही पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा में, अगर ये 2 सेल स्टेज में होता है तो यहाँ पर आकर के इसकी जर्मिनेटिव सेल डिवाइड करके 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, और 3 सेल में स्टेज में कन्वर्ट होने के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। पॉलन ट्यूब सिनर्जिड्स के तक जाता है और वहाँ पे एग सेल होती है, जिसको जो भी यहाँ पे 2 मेल गैमेट है उनमें से जो पहले आकर के इसको फर्टाइल करेगा मेल गैमेट, तो इससे जो बनेगा उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। ठीक है, और सिनगैमी होने के बाद जो दूसरा पीछे रह गया है आपका मेल गैमेट, वो मेल गैमेट आकर के किसको फर्टाइल करता है, वो आता है पोलर न्यूक्लियाई के पास और उसको जाकर के फर्टाइल करता है। तो इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न बोल देते हैं। क्यों ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3n बनता है क्रोमोसोम, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं, 2 होते हैं, और एक मेल गैमेट तो 3n बन जाता है, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूज़न। और जब सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न एक साथ होते हैं तब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गलत स्टेटमेंट जो है उसको चूज करना है। When pollen is shed at 2 cell stage, double fertilization does not take place. ऐसा होता है क्या? Vegetative cell is larger than the generative cell, या फिर pollen grain in some plants remain viable for a month. Intine is made up of the cellulose and pectin. कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पॉलन इज शेड एट द 2 सेल स्टेज। जब पॉलन जो है 2 सेल स्टेज में शेड हो जाता है, कितने ऐसा काम करते हैं, 60% जब तक लगभग प्लांट जो है वो ऐसे ही करते हैं, 2 सेल स्टेज में शेड आउट कर देते हैं। फिर डबल फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा है। नहीं भाई क्यों नहीं हो सकता, भले 2 सेल स्टेज में वो हुआ है, लेकिन जैसे स्टिग्मा में जाएगा तो यहाँ पे तो वो डिवीज़न करके अपना 3 सेल स्टेज में आखिर बनेगा ही ना अल्टीमेटली। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगा, 2 मेल गैमेट तो उसमें भी बनेंगे। तो ये जो है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट में ही आपको पूछा है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वेजिटेटिव सेल जो होती है जनरेटिव सेल से बड़ी होती है तो बिल्कुल सही है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं कुछ प्लांट के जो होते हैं वो कई महीनों तक वायबल होते हैं तो ये भी सही है। इंटाइन सेल्यूलोज और पैकेटिन की बनी होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। किसके पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है ये आपको बताना है। इनमें से क्या वो न्यूसेलस और एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल और एग सेल है, एंटीपोडल सेल और मीगास्पोर मदर सेल है, न्यूसेलस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या पूछा है, यहाँ पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। किसका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में होता है, न्यूसेलस में होता है एंटीपोडल सेल में, या फिर एंटीपोडल सेल और एग सेल में होता है, एंटीपोडल सेल, मीगास्पोर मदर सेल, न्यूसेलस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो
न्यूसेलस तो आपका यहाँ पे हैप्लॉइड नहीं होता, लेकिन एंटीपोडल सेल हो सकती है। एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड है। एग सेल भी हैप्लॉइड होती है, ठीक है। तो हैप्लॉइड ही तो पूछा है क्या? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एंटीपोडल तो हैप्लॉइड होती है, मीगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है। यहाँ पे न्यूसेलस आपका डिप्लॉइड होता है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये शायद ट्रिप्लॉइड होते हैं। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट इट, बट ये हैप्लॉइड तो नहीं होता, इतना श्योर है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एंटीपोडल सेल और एग सेल, ठीक है। अगला नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। अगेन कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है, ठीक है। किसके रिगार्डिंग? पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो ओव्यूल्स डेवलप इनटू द एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप होते हैं। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी जो है वो फल में विकसित हो जाती है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताओ? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद क्या होता है? क्या ओव्यूल जो है वो एम्ब्रियो सैक बना ले, ओव्यूल जो है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक में, यानी कि एम्ब्रियो सैक पहले बना है और उसके अंदर ओव्यूल डेवलप हो रहा है, ऐसा बोल रहा है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, या फिर ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, यानी ओवरी आगे चल करके क्या बनाती है? फ्रूट बना लेती है, ठीक है। ओवरी आगे चल के फ्रूट बना लेती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो को, तो ये भी सही है। सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म बनाती है, ये भी सही है। तो गलत क्या है यहाँ पे? ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल्स एम्ब्रियो सैक में डेवलप नहीं होता, ओव्यूल बनाता है सीड। ओव्यूल किस में डेवलप होता है? सीड्स में डेवलप होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है? द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, जो आपका कच्चे नारियल का पानी होता है वो किसका रिप्रेजेंटेशन करता है ये बताना है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं कोकोनट वाटर, या फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो, या फिर एंडोस्पर्म, या फिर एंडोकार्प को बोलते हैं, या फिर फ्लैशी मीसोकार्प को बोलते हैं। क्या हो जाएगा? टेंडर कोकोनट वाटर का जो पार्ट होता है वो किससे मिलके बना होता है ये बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही आगे चल के क्या बनाता है? कोकोनट वाटर बनाता है। और जो खाने वाला पार्ट होता है कोकोनट का वाइट वाला, जिसको हम लोग कर्नल बोलते हैं, खाते हैं, वो क्या होता है? इसका सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है इसको। और जो जिसका कोकोनट का जो अंदर पानी भरा होता है जिसको हम लोग पी लेते हैं, ये जो होता है ये ही होता है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मैं वो भी बता दूँ क्या आप लोग को? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो रह गया था इसी में होगा तो मैं बता देती हूँ, रुको। हाँ है, चलो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को मैं बता देती हूँ। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे ना, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बचा था, ठीक है। एमसीक्यू हमारा हो गया कंप्लीट। जो पिछली क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मैं नहीं बता पाई थी टाइम की कमी की वजह से, तो उसको मैं इसी क्लास में आप लोग का कवर अप करा देती हूँ, ठीक है। चलो देख लो। तो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है? आफ्टर द इम्प्लांटेशन कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि क्रॉनिक विलाई जो होते हैं वहाँ पे अपीयर होने लगते हैं ऑन द ट्रोफोब्लास्ट विच इज सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, ठीक है। यानी कि इम्प्लांटेशन जैसे ही होता है ना, तो इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो रहा है? यूट्रस में हो रहा है, ठीक है। ऐसे यूट्राइन वॉल के
अराउंड, और फिर वो जो आपके एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है ना, उसी के अराउंड यहाँ पे ऐसे हो जाता है इम्प्लांटेशन। तो यहीं पे ना कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई के नाम से जानते हैं। वो ट्रोफोब्लास्ट में अपीयर होने लगती है और फिर उस यूटेराइन टिश्यू को क्या करती है, ये जो यूटेराइन टिश्यू है इसको पूरे तरह से चारों तरफ से कवर कर लेती है, और साथ में जो मैटरनल ब्लड होते हैं, है ना, ब्लड सेल बोलना चाहिए, मैटरनल ब्लड सेल्स, वो भी वहाँ पे उसको पूरी तरह से कवर कर लिए होते हैं। फिर जो कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू हैं ये सब क्या होते हैं, इंटरडाइजिटेट टू फॉर्म द प्लेसेंटा। वही आगे चल करके क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, इंटरलॉक हो जाएंगे और फिर प्लेसेंटा बन जाएगा। प्लेसेंटा क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, यानी मदर और उस डेवलप होते हुए एम्ब्रियो जो है उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शन, जितना भी स्ट्रक्चरल फंक्शन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय अ अम्बिलिकल कॉर्ड। अब ये जो यूट्रस है, ठीक है, ये जो यूट्रस है इसमें जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो इससे जो प्लेसेंटा अटैच होता है ना, तो एक यहाँ पे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के हेल्प से वो अटैच रहता है प्लेसेंटा। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू एंड फॉर्म द एम्ब्रियो, यानी कि ये काम क्या करता है प्लेसेंटा, बहुत सारे जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं ना उनको वो ट्रांसफ़र करने का काम करता है एम्ब्रियो तक, ताकि जो एम्ब्रियो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो सके और उसको हर तरह का न्यूट्रिशन वहाँ से मिल सके। इसके अलावा क्या क्या काम होता है प्लेसेंटा का, तो वो एक बैरियर का काम करता है फीटस और मदर के बीच, ठीक है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करता है फीटस को, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एक्सीरेटरी वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है उनको वो रिमूव करने के लिए भी हेल्प करता है, यानी फीटस जो है अंदर डेवलप हो रहा है मदर के वोम में, वो भी तो कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकालता होगा, है ना, तो उस वेस्ट को क्या करता है ये रिमूव करने में भी हेल्प करता है कौन, प्लेसेंटा। इसके अलावा एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम का HCG नाम का हार्मोन और साथ ही साथ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन नाम का हार्मोन वो क्या करता है, सिक्रीट करता है। और यही दोनों हार्मोन का टेस्ट जब हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने जाते हैं या फिर जो किट लाते हैं ना, वो किट इसी हार्मोन को डायग्नोस करती है। अगर ये पॉजिटिव निकलता है तभी वो पर्सन प्रेग्नेंट है ऐसा डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी, ये हमको पता है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एटसेट्रा और ऑल्सो इंक्रीज, यानी हर एक हार्मोन का लेवल एकदम हाई हो जाता है, ठीक है। मैटरनल ब्लड के टाइम दे सपोर्टेड फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। साथ में ये सारे हार्मोन क्या करते हैं, पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। जर्म लेयर जो है गिव राइज टू ऑल टिश्यूज लाइक ऑर्गन एंड द स्टेम सेल इन द इनर सेल मास हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा उस एम्ब्रियो में स्टेम सेल और जो आपके टिश्यूज़ हैं ये सब डेवलप होने लगेंगे और धीरे धीरे वो टिश्यूज़ जो हैं वो आगे चल के क्या बनाने लगते हैं, वहाँ पे ऑर्गन बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और उसके सारे बॉडी ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं। तो कौन कौन से चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो देखो 1 मंथ के अंदर वहाँ पे जो है हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, 2nd मंथ के ख़त्म होते होते तक वहाँ पे उसके पैर आ जाते हैं और साथ में उंगलियाँ भी बनने लगती हैं, ठीक है। 12 वीक के ख़त्म होते तक, जिसको हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं, जो देखो शुरू के जो 3 मंथ होते हैं ना उसको हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो सेकेंड के जो 6 महीने होते हैं उस 6 महीने को हम लोग क्या बोलते हैं, 2nd ट्राइमेस्टर। फिर लास्ट के जो 3 मंथ और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, यानी कि पूरा जब 9 मंथ हो जाते हैं तो पूरे 9 मंथ में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो 3 ट्राइमेस्टर में ये चीज़ें ख़त्म होती है। 12th वीक में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मेजर ऑर्गन इसमें क्या क्या बनते हैं, लिम्स बनता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑर्गन्स बनते हैं और इसके अलावा इसका डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाता है, ठीक है। 5th मंथ के आते आते तक फीटस में कुछ उसके हेयर्स बनने लगते हैं,
हेड का डेवलपमेंट होने लगता है, और 24 वीक यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी कन्वर्टेड इनटू फाइन हेयर, आईलेट्स यानी कि पलक आने शुरू हो जाती हैं और आईलैशेस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, पलक और पलक के बाल, ये सब चीज़ें वहाँ पे बननी शुरू हो जाती है। और इस प्रकार से पूरे 9 मंथ होते होते कंप्लीट जो एम्ब्रियो है वो डिलीवरी होने के लिए रेडी हो जाता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, ठीक है। फिर लास्ट स्टेज होती है पार्चुरेशन यानी कि लेबर पेन बोलते हैं जिसको, जिसमें यंग वंस को बर्थ दिया जाता है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है, यानी कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। सिग्नल ओरिएंटेशन होने लगता है फीटस के थ्रू, प्लेसेंटा इंड्यूस कर देता है कुछ माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि रिफ्लेक्स जो है फीटल के इजेक्ट होने का रिफ्लेक्स वहाँ पे मिलने लगता है, जिससे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लगता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने लगेगा वहाँ पे सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि अब वो जो एम्ब्रियो है वो बर्थ लेने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, यूट्राइन मसल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को, स्टिमुलेशन को और ज़्यादा क्या करता है, सिक्रीट करने लगता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू लीडिंग टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट। कब तक ये प्रोसेस चलता है ऑक्सीटोसिन रिलीज होने का, जब तक कि वो बेबी पूरी तरह से बाहर नहीं हो जाता बर्थ कैनाल के थ्रू, ठीक है। पार्चुरेशन के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, जो प्लेसेंटा को कनेक्ट करके रखती है, उसको काट दिया जाता है और प्लेसेंटा एंड रिमेनेंट अम्बिलिकल कॉर्ड आर एक्सपल्ड फॉर द मैटरनल बॉडी आफ्टर पार्चुरेशन, यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, उसके जितने भी एक्सपल्ड बचते हैं यानी कि अवशेष जो रह जाते हैं उसको बॉडी से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ पीरियड बोलते हैं, यानी बेबी के बाहर निकलने के बाद भी ना जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अंदर रह जाती हैं उनको भी बाहर निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसको बॉडी के अंदर तो नहीं छोड़ सकते, बाहर निकालना ज़रूरी है, ठीक है, तो उसको कट करके पूरी तरह से क्लीन कर दिया जाता है, उसको आफ्टर बर्थ प्रोसेस बोलते हैं। मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस करने लगेगी मिल्क को, फिर प्रेगनेंसी के बाद जिसको हम लोग लैक्टेशन पीरियड बोलने लगते हैं, कुछ येलोइश मिल्क जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, एंटीबॉडी उसमें कंटेन करके रखता है और न्यूबॉर्न बेबी के लिए काफ़ी एसेंशियल होता है, इसको हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक। तो ख़त्म हो गया हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। तो आज की क्लास को करते हैं समाप्त और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कब मिलेंगे हम लोग, परसों, है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, फिर हम लोग क्या है अगली क्लास हम लोग करेंगे जब परसों, तो वहाँ से हम लोग फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, यानी ऑलमोस्ट रिप्रोडक्शन का पूरा टॉपिक कवर है। अब कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो टॉपिक है वो आप लोग खुद से पढ़ लेना, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वो तो मैं नहीं कराऊँगी क्योंकि आप लोग वैसे ही समझदार हो, वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप लोग पढ़ लेना, क्या क्या बिल्स होते हैं, क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं मैटरनिटी वाले, वो सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। और इसके अलावा क्या बचेगा फिर, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी वाले जो टॉपिक हैं अब वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग या तो ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे या तो प्लांट, दोनों में से कुछ एक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए साध्य PSC एकेडमी के साथ, और अपना पेशेंस, अपना मॉरल कभी भी डाउन मत करना, बार बार बोलती हूँ, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।